हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। सो अगर आपने अभी तक इससे पहले के प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज लॉर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ। लॉर्ड का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, गुणगान करना, और इसको हम इंग्लिश में प्रेज भी बोलते हैं। सो लॉर्ड का सिनोनिम हो गया प्रेज, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नंबर 2 इज द वर्ड सेलेसिटी मीन्स। सेलेसिटी का मतलब बताना है। इसका मतलब होता है अश्लीलता, और अश्लीलता के लिए आप क्या यूज करेंगे? इंडिसेंसी का यूज करेंगे, यानी सेलेसिटी का मतलब इंडिसेंसी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। अगर बात की जाए ब्लिस की, ब्लिस का मतलब होता है अति आनंद, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश होना, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू इंडिक्ट। इंडिक्ट का अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। सो इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आरोप से बरी करना, और आरोप से बरी करना इसको क्या बोलते हैं? एक्सोनरेट। यानी इंडिक्ट का जो अपोजिट है वो हो जाएगा एक्सोनरेट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज अ लिस्ट ऑफ डिशेज। आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, किसी होटल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? आपको डिशेज की एक लिस्ट दी जाती है कि चूज़ कर लीजिए कि आपको क्या मंगाना है, क्या ऑर्डर करना है। तो उस लिस्ट को हम क्या नाम देते हैं? उस लिस्ट को नाम देते हैं मेन्यू। ठीक है, आपसे बोला जाता है ना मेन्यू डिसाइड कर लो। कोई आप फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपसे बोला जाता है मेन्यू डिसाइड कर लो, यानी कि जो डिशेज हैं, जो खाने की जो आपने डिशेज बनवाई हैं उनकी लिस्ट, उसको बोलते हैं मेन्यू। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पर डेजर्ट की, तो डेजर्ट का मतलब क्या है? देखिए, एक डेजर्ट वो होता है जिसका मतलब होता है रेगिस्तान। ये डेजर्ट अलग है क्योंकि यहाँ पर डबल एस आया है। इसका मतलब है मिठाई, और ये एक स्पेसिफिक मिठाई की बात कर रहे हैं। आप खाना खाने के बाद जो मिठाई खाते हैं उसको बोलते हैं डेजर्ट। देन नंबर 5 इज कैन बी रीड क्लियरली, यानी कि कोई भी चीज़ जिसको कि क्लियरली पढ़ा जा सकता है, स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? सो उसको बोलते हैं लेजिबल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको कि क्लियरली नहीं पढ़ा जा सकता, यानी कि इसका अपोजिट, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेजिबल। क्लियर? जिसको रीड किया जा सकता है उसको बोलते हैं लेजिबल, जिसको नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इलेजिबल। देन नंबर 6 इज स्पेलिंग टेस्ट। यहाँ पर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। सो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। साथ ही साथ तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है आपका स्पेलिंग टेस्ट से। यहाँ पर भी आपको जो है स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी जो है करेक्ट होगी। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहाँ से कि आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देन नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, और सेंटेंस क्या है? शी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। तो यहाँ पर यह आपका सेंटेंस है, इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पर जो है सेड वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, सीधा इन्होंने लिखा है शी आस्क्ड। सो आपका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो वो भी शी आस्क्ड से ही बनेगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, और ये जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो या तो इफ़ से स्टार्ट होगा या फिर होगा वेदर से। अगर यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड होता तो वही वर्ड सेम यूज़ कर लेते हैं हम इनडायरेक्ट में, बट क्योंकि यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो या तो इफ़ का यूज़ होगा या फिर होगा वेदर का। दैट यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर? दैट की जगह पर ही हम इफ़ वेदर का यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया, यहाँ पर इन्होंने दैट लगा दिया। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, यहाँ पर दैट लगा दिया। बचते हैं ऑप्शन नंबर सी एंड डी। अब देखिए, सी में क्या है? आपका इज कमिंग आया है, और डी में क्या है? वॉज कमिंग। सिर्फ यही अंतर है दोनों में। आपका जो सेंटेंस आपको दिया गया है डायरेक्ट स्पीच का,
ये किस टेंस में है, ये सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पर आया इज यानी प्रेजेंट और आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेंस चेंज होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होती है। सो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। शी आस्क्ड इफ द सेक्रेटरी वाज कमिंग टू द मीटिंग। सी गलत क्यों है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। क्लियर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। आगे देखिए नंबर 9 है, व्हाट डज द फ्रेज एडिड फ्यूल टू द फायर मीन। अब ये जो है बहुत ही प्रख्यात एक कहावत है, ठीक है। हमारे जो हिंदी के जो आपके राइटर्स वगैरह हैं, जो आपके स्कॉलर्स वगैरह हैं, उन्होंने ये काफ़ी यूज़ किया है, एडिड फ्यूल टू द फायर, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं आग में घी डालना, ठीक है। आग में घी डालने का मतलब क्या है, कोई कंडीशन है, कोई मैटर है, उसको और ज़्यादा ख़राब करना। मान लीजिए कहीं पर लड़ाई चल रही है तो आप और कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे लड़ाई बढ़ जाए, यानी आपने क्या किया, आग में घी डाल दिया। तो इसको बोलते हैं हम आग में घी डालना, एडिड फ्यूल टू द फायर। यानी इसका मतलब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो क्या होगा, वर्स एंड मैटर्स, यानी कि जो मैटर है उसको और ज़्यादा वर्स करना, और ज़्यादा खराब करना। देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक कहावत है, आपने सुनी होगी, सुंदरता शाश्वत होती है। हिंदी में ऐसे बोलेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो ये जो कहावत है इसमें देखिए आपने यहाँ पर अगर देखा हो कहीं पर लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय। क्लियर, ये एक कहावत है, एक फिक्स्ड जो है फ्रेज यहाँ पर आएगा, इज अ जॉय। सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। देन नंबर 11 इज आर बास्केटबॉल टीम प्ले बैडली लास्ट फ्राइडे। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर आया प्लेज बैडली, यानी ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि प्रेजेंट का सेंटेंस बना दें। प्लेड बैडली यानी पास्ट का बना दें। प्लेड बैड, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये जो बैड है इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर जो आपकी वर्ब है वो है प्ले, यानी खेल रहे हैं, और कैसा खेल रहे हैं, तो बुरा खेल रहे हैं। यानी वर्ब को एक वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, एक वर्ड जो है उसको और ज़्यादा उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब आप जानते हैं कि हमेशा एडवर्ब के एंड में ly आता है। सो बी ऑप्शन तो आपका आ नहीं सकता। क्लियर हुआ, बी ऑप्शन आपका नहीं आ सकता। बचते हैं ऑप्शन नंबर ए और सी। यानी अब ये पता करना होगा कि जो आपका सेंटेंस है ये प्रेजेंट का बनना चाह रहा है या पास्ट का बनना चाह रहा है। तो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर है, आर बास्केटबॉल टीम प्ले बैडली लास्ट फ्राइडे, यानी पिछले फ्राइडे। लास्ट आ गया, ठीक है। लास्ट का मतलब क्या है, पिछले, यानी कि सेंटेंस है आपका पास्ट का। अब पास्ट का सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी ईडी फॉर्म प्लस बैडली। सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आर बास्केटबॉल टीम प्लेड बैडली लास्ट फ्राइडे। क्लियर। देन नंबर 12 इज द टॉडलर हैज अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग टेंट्रम्स। थ्रोइंग टेंट्रम्स का मतलब क्या है, नखरे करना। तो जो टॉडलर है उसकी हैबिट है क्या, नखरे करने की हैबिट है। सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो कोई भी ऑप्शन जो है इसको रिप्लेस करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसका जो है सेम मीनिंग नहीं दे रहा। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट। किसी भी तरह की कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना थ्रोइंग टेंट्रम्स, इसका मतलब होता है नखरे करना, और ये बिल्कुल सही है। अगर आप कोशिश भी करें तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो सेम मीनिंग आपको दे। Then number 13 is his journey to श्रीलंका was official with no frills attached। यानी कि जो उसकी यात्रा थी श्रीलंका के लिए वो ऑफिशियल थी, और इसमें कोई भी फ्रिल्स जो है अटैच्ड नहीं थे। अब यहाँ पर देखिए नो फ्रिल्स, नो फ्रिल्स का मतलब होता है कोई बिना किसी तामझाम के। फ्रिल्स मतलब तामझाम, नो मतलब बिना किसी तामझाम के। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। नो फ्रिल्स का मतलब है बिना किसी तामझाम के, तो उसकी जो जर्नी थी वो ऑफिशियल थी बिना किसी तामझाम के। अगर बात की जाए यहाँ पर देखिए अदर ऑप्शंस की, तो यहाँ पर नो टैक्सेस, नो प्रॉब्लम्स, नो एकम्पेनिमेंट्स, ये जो है यहाँ पर नहीं हो सकते, क्योंकि आपका अगर जो सेंटेंस है वो आप देखें तो ये एक अलग मीनिंग दे रहा है, और यहाँ पर टैक्सेस वगैरह ये थोड़ी सी जो है अलग सेंस दे रहे हैं।
बाकी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एकम्पेनिमेंट्स, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है साथ या फिर संगत। तो कोई भी ऑप्शन जो है इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हम सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ कुछ वर्ड्स आपके ऐसे हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जैसे नो फ्रिल्स आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, बट ये आपको आगे जाकर आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिलर्स हैं। नंबर 14 इज द हॉकर्स आर सेलिंग देयर डैश इन द स्ट्रीट्स। अब हॉकर्स क्या होता है? हॉकर्स का मतलब है फेरी वाले, जो फेरी लगाते हैं, ठीक है, ठेली वगैरह पे, रिक्शा वगैरह में फेरी लगाते हैं, उनको बोलते हैं हॉकर्स। तो वो क्या कर रहे हैं? वो बेच रहे हैं। क्या बेचेंगे वो? स्ट्रीट्स में, यानी कि अपने जो सामान है, जो उनके वस्तुएं हैं, जो उत्पाद वस्तुएं, जो उनका माल है, ठीक है, बेसिकली जो आपकी देसी लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं माल, जो कि प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको बेचेंगे। अब प्रोडक्ट्स के लिए, उत्पाद वस्तुओं के लिए जो प्रोडक्शन हुआ है, उनका जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको बोलते हैं वेयर्स। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वेयर्स। अगर मैं बात करूँ देखिए अदर ऑप्शंस की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, वायर। क्या तार बेचेंगे? अपने तार बेचेंगे। अपने तार से क्या मतलब है? ये यहाँ पर कोई सेंस नहीं दे रहा। वियर यानी कपड़े, अपने कपड़े क्यों बेचेंगे? ठीक है, तो यहां पर आपका होगा देयर वेयर्स, यानी कि उत्पाद वस्तुएं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 15 है, हिज ओल्ड क्लॉथ्स एंड अनकॉम्ड हेयर गेव हिम अ डैश अपीयरेंस। यानी कि उसके पुराने कपड़े और उसके जो बाल हैं, अनकॉम्ड बाल, उसको एक कैसी अपीयरेंस देते हैं? तो देखिए ये जो आपकी कंडीशंस हैं, पुराने कपड़े और अनकॉम्ड बाल, तो इसकी वजह से जो उसकी अपीयरेंस है वो थोड़ी सी बुरी होगी, थोड़ी सी खराब होगी। और बुरे और खराब के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? डिसरेप्यूटेबल। क्लियर? डिसरेप्यूटेबल का मतलब क्या है? बुरा या फिर खराब। सो यही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बात करूँ अदर ऑप्शंस की, तो डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब है अपमानजनक, ये यहाँ पर कोई सेंस नहीं देगा। डिसकंटेंटेड का मतलब है असंतुष्ट, नहीं आ सकता। डिस्प्यूटेशंस का मतलब है आपका विवादास्पद, ठीक है, यानी जिस पर विवाद हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए कोई भी जो आपका सेंस नहीं दे रहा ऑप्शन, सिवाय डी के, यहाँ पर आपका आ जाएगा डिसरेप्यूटेबल। देन नंबर 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज द सिविल इंजीनियर इज कंस्ट्रक्टिंग द विला। सिंपल सेंटेंस है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, पैसिव बनाना है, टेंस चेंज नहीं होती एक्टिव पैसिव में। क्लियर? ऑब्जेक्ट है आपका द विला, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहने वाला है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, विला, द विला, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल? सिंगुलर है। सो यहाँ पर आपका आने वाला है इज, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, आर बीइंग लगा है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अगर मैं सी की बात करूं तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का बना दिया, सो ये भी गलत हो गया। बचता है ऑप्शन नंबर डी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इज के बाद कंस्ट्रक्टेड यूज कर लिया इन्होंने, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, द विला इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द सिविल इंजीनियर। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी आपका जो सेंटेंस है एक्टिव में अगर वो आईएनजी फॉर्म का है तो पैसिव बनाते वक्त बीइंग आ जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका इसीलिए करेक्ट होगा। देन नंबर 17 है, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके जो सभी ऑप्शंस हैं वो मीनिंग हो सकता है सेम दें, बट मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो हु से स्टार्ट हो रहा है तो आपका पैसिव जब बनेगा तो वो स्टार्ट होगा बाय हुम से। हु किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाय हुम। सो या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब अगर बात की जाए आगे सेंटेंस में तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, बाय हुम विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड। सो ये बिल्कुल करेक्ट है, आपका यहाँ पर सेंटेंस में विल था, आपने विल का यूज़ किया। अगर बात करता हूँ ऑप्शन नंबर डी की, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विल को वुड कर दिया। सो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसके टेंस चेंज करने की, इसीलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, बाय होम विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड। देन आपका नंबर 18 जो है रिपीट है, इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा आपसे। जैकेस का मतलब गधा मैंने आपको बताया था, तो इसका जो फेमिनाइन है वो क्या हो जाएगा, जेनियस, यानी कि गधी। देन डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज
देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग ऑन एवरी क्लाउड। सो ये भी एक कहावत है, इसका मतलब होता है देखिए हर परिस्थिति में आशा की किरण होती है, ठीक है, हर परिस्थिति में आशा की किरण होती है। सो यहाँ पर आपकी जो मिस्टेक है वो बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है, प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। यहाँ पर ओन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन, ठीक है, ये फिक्स्ड है कि यहाँ पर इन ही आएगा हमेशा हर कंडीशन में। सो सी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। देन नंबर 20 इज स्कैर्सली ही हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम बैक। यानी मुश्किल से वो कुछ स्टेप्स ही गया था, कुछ ही दूर गया था कि उसके भाई ने उसे वापस बुला लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है स्कैर्सली से। सो यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, यानी पहले हैड आएगा और फिर ही आएगा। एक चीज़ आप याद रखें, कंजक्शन के अंदर एक रूल है कि अगर आपका सेंटेंस नो सूनर, हार्डली या फिर स्कैर्सली से स्टार्ट होता है तो आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। क्लियर, ये आप नोट कर लीजिए, नो सूनर, हार्डली एंड स्कैर्सली अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी सब्जेक्ट से पहले आएगी। सो ए पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनकी। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लेबियन। नंबर 7 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सराउंडिंग्स। क्लियर। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।